वेलकम टू टॉपिक मैथ्स क्लासेस। होप आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग के 1-2 मिनट्स में मैं बता देता हूँ कि आज की वीडियो में क्या जाने वाला है और ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि एक दो मिनट्स के अंदर मैं भी यही बताऊंगा कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। राइट बेटा, तो ये जो मैंने आज आपको 50 एमसीक्यूज दे रहा हूँ इस पार्ट के अंदर, ये आपके फर्स्ट 8 चैप्टर से एमसीक्यूज है और सारे ऑलमोस्ट पीवाईक्यूज है जो जो सीबीएसई ने पूछे हुए हैं या फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं सीबीएसई में, वो है। ठीक है बेटा जी, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। राइट, और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो पार्ट 2 आएगा वो आपके हाफ ईयरली के बाद आएगा, जिसमें आपके अब जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स रह जाते हैं उसके क्वेश्चन होंगे। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर आप खुद से भी दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप देखें, आप पहले खुद से आंसर करें और फिर आप मुझको बाद में कमेंट में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने खुद से दे पाए हो। आपको 50 में से कितने क्वेश्चन जो मैं ये 50 क्वेश्चन है उतने में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। राइट, तो आपका कोई रिविजन भी हो जाएगा अगर आपको ऑलरेडी आते हैं, और अगर आपको नहीं आते हैं तो आप सीखने वाले हो। राइट बेटा जी, एक क्वेश्चन को किसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे, किसी को हम कॉन्सेप्ट से करेंगे। कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सब बताऊंगा ही। राइट बेटा जी, कभी कभी ऑप्शन से ही क्वेश्चन हो जाता है, तो वो सब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। राइट, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आज की वीडियो में क्या क्या है। राइट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जो पहला क्वेश्चन लिया है मैंने वो है, फॉर एनी नेचुरल नंबर 5 raised to the power n ends with the digit। राइट बेटा जी, तो इस कॉन्सेप्ट पे काफी एमसीक्यूज आते हैं हमारे और 2 मार्क्स भी पूछ लेता है। राइट, तो आपको अगर बताना हो कि इस तरीके से आपको पावर दी हुई है और आपको बताना है कि वो किस नंबर से डिजिट होगा या किस डिजिट से एंड होगी, या फिर किस डिजिट मतलब उसकी क्या डिजिट एंड नहीं हो सकती है, वो ये भी पूछ सकता है। ठीक है बेटा जी, तो आपको इसमें क्या करना होता है, आप उसकी ना 4 पावर्स तक वैल्यूज फाइंड कर लीजिए। राइट, क्योंकि 4 पावर्स तक के बाद में डिजिट रिपीट होना शुरू हो जाती है। राइट बेटा, तो आप 5 रेज टू द पावर 1 लिखते हो तो ये 5 रहेगा। हाँ जी, अगर आप 5 रेज टू द पावर 2 लिखते हो तो वो 25 हो जाएगा। आप 5 रेज टू द पावर 3 लिखते हो तो दैट विल बी 125, और अगर आप 5 रेज टू द पावर 4 लिखते हो तो वो कितना होगा हमारा 625। ठीक है बेटा जी, तो यू कैन सी 5 की पावर कुछ भी होगी तो वो किससे एंड होगा, वो 5 से ही एंड हो रहा है। राइट, और हमारा क्वेश्चन भी क्या है, क्वेश्चन भी क्या है, 5 रेज टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट, कि 5 की पावर जो n है वो किस डिजिट से एंड होगी, तो इट विल एंड ऑलवेज विद द डिजिट 5। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको क्या करना है, आपको 4 पावर से फाइंड कर लेना है तो आपको पता चल जाएगा। राइट, तो 5 एंड 6 आर दोज नंबर जो सेम ही डिजिट से एंड होते हैं। आप 5 और 6 की कोई भी पावर लोगे तो आप वो पावर क्या होंगी, वो मतलब 5 की भी कोई भी पावर 5 से एंड होगी और 6 की भी कोई भी पावर 6 से एंड होगी। बाकी अगर आपको किसी और अदर नंबर की, आप 10 भी बोल सकते हो, 10 मतलब ये 0 है तो 0 से एंड होगा वो भी। ठीक है बेटा, बाकी कोई और नंबर दिया है तो आप उसको उसकी 4 पावर्स तक फाइंड करोगे। ठीक है बेटा, सपोज आपको 3 रेज टू द पावर n के लिए चेक करना है तो 3 टू द पावर 1 3 हो गया, 3 टू द पावर 2 9 होगा, 3 टू द पावर 3 27 हो गया, और 3 रेज टू द पावर 4 कितना हो गया 81। ठीक है, तो अगर ये 3 रेज टू द पावर n दिया होता है, राइट, तो आपका वो किस किस से एंड हो सकता है, 3 से, 9 से, 7 से और 1 से। इन 4 डिजिट से वो एंड होगा, बाकी किसी और से नहीं होगा। ठीक है बेटा जी, होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और ये सारे पीवाईक्यूज है, मैं आपको बता चुका हूँ, सारे सीबीएसई ने पूछे हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछता है। उसने दिया हुआ इफ द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास में 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है ए एंड बी, उनका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अगर किसी का एचसीएफ 1 होता है तो वो क्या होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम भी बोल सकते हो और प्राइम भी बोल सकते हो, दोनों का क्या होता है एचसीएफ 1 होगा। वेदर दे आर को प्राइम नंबर और दे आर प्राइम नंबर, तो दोनों का एचसीएफ क्या होगा हमारा 1 होगा। राइट, यहाँ पर वो ए एंड बी को को प्राइम या प्राइम ही लिख सकता था, बट उसने एचसीएफ दे दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका वो क्या होंगे, को प्राइम या फिर प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है बेटा, अब हमसे एलसीएम पूछ रहा है इन दोनों का नंबर्स का। तो अगर 2 नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है तो उनका एलसीएम हमेशा उनका प्रोडक्ट होगा। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर 2 नंबर्स का एचसीएफ 1 है मींस वे को प्राइम है या प्राइम है, कोई और भी नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ हमारा क्या है 1, तो जो उनका एलसीएम होगा दैट विल ऑलवेज बी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है बेटा जी, तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ए इंटू बी। ठीक है बेटा, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप खुद से पहले अपना लिखते रहो, राइट, और फिर बाद में मुझे अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। ठीक है बेटा जी, देखो बेटा ये क्वेश्चन है हमारा, ये भी सीबीएसई में आया हुआ है। राइट, सारे ही पीवाईक्यूज है, तो बार बार तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये भी सीबीएसई में आया हुआ है, सारे के सारे पीवाईक्यूज है क्वेश्चन। राइट,
क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 3600, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, राइट बेटा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो एचसीएफ होता है दैट इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है बेटा जी। क्या कॉन्सेप्ट होता है आप नोट डाउन भी कर सकते हो। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम, इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एलसीएम। दिस इज द कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। वो हमेशा क्या होगा, एचसीएफ जो होगा एलसीएम का हमेशा फैक्टर होगा। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, राइट। जो नंबर्स किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं तो वो उनके फैक्टर्स हो जाते हैं, ठीक है बेटा जी। तो अगर हम देखें 600 से तो 3600 कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 400 से भी वो कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर आप 400 से इसको डिवाइड करोगे 3600 को, राइट, तो यू विल हैव 9, तो ये भी ऑप्शन में नहीं जाएगा, राइट। अगर आप देखते हो 500, राइट, तो 3600 को 500 से अगर डिवाइड करते हो तो वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यू विल हैव द आंसर एज डेसिमल, ठीक है बेटा जी। तो ये क्या होगा, वो उसका फैक्टर नहीं होगा, राइट। मतलब दिस कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स हुज एलसीएम इज 3600, ठीक है बेटा। होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट यूजुअली बच्चा अवॉइड कर देता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन इधर डाला था, राइट। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। बाकी ये आपको आपने उसमें नोट्स में नोट डाउन कर लेना है, एचसीएफ इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ द एलसीएम, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन भी सीबीएसई मोस्टली पूछता ही है, जिसमें आपको इस तरीके से एक्सप्रेशन दे देगा और वो पूछेगा कि वो क्या है, राइट। रेशनल है, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो खुद भी पूछेगा, ठीक है बेटा जी। तो आपको क्या करना होता है, उस एक्सप्रेशन को ना सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है बेटा, राइट। अब इसमें मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो क्या होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है बेटा जी। सिंप्लीफाई करके ही आप फाइनल आंसर बता सकते हो अपना, नहीं तो फिर आपको करेक्ट आंसर नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पर आप ए प्लस बी को होल स्क्वायर, ए माइनस बी को होल स्क्वायर भी यूज कर सकते हो, उनको सब्ट्रैक्ट कर देना, राइट। मैं इसको लगा लेता हूँ, राइट, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जा रहा है, तो दैट इज व्हाट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो एक बार प्लस कर लो इनको, 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3, ठीक है बेटा जी। प्लस कर रहे हैं और फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 प्लस रूट 3, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाते हैं, राइट। तो ये क्या होगा, -1 माइनस रूट प्लस रूट 3 हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। इधर सब्ट्रैक्ट किया है तो साइन चेंज हो गया है तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना मिला, 2 मिला। इधर 1 से 1 कैंसिल हो गया और रूट 3 2 रूट 3 हो गया, ठीक है बेटा जी, राइट। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस, तो आपके पास में मिलेगा 4 रूट 3, ठीक है। और ये क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल भी कौन से, पॉजिटिव, ठीक है बेटा। हो सकता है आपको नेगेटिव मिला होता है, राइट, लेकिन अभी हमारा क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आया होता तो ऑप्शन डी हो जाता, अ नेगेटिव इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछता है, ये आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके बाद ही आप अपना फाइनल आंसर बता सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने लिया है, और इससे आपका एक एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन क्या है, आपको एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी क्यूब, राइट, और वाई दिया हुआ है हमारा क्या, ए क्यूब बी, ठीक है बेटा, राइट। बाकी जो हमारी डिटेल वीडियोस हैं, आपको किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है तो वो ऑलरेडी चैनल पे है, ठीक है बेटा जी। और वन शॉट भी है कुछ, तो अगर कुछ चैप्टर्स के नहीं है तो आप मुझे बता देना, वो मैं अपलोड कर दूंगा अगर आपको वन शॉट वीडियोस चाहिए, राइट। अगर चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, अभी हम यहाँ पर एमसीक्यूज कर रहे हैं तो एमसीक्यूज के वे में ही करेंगे, ठीक है बेटा जी। अब हमें बताना है इनका एचसीएफ माइनस एलसीएम, राइट। एचसीएफ क्या होता है, ये दोनों हमारे क्या है, ए और बी प्राइम नंबर्स है, ठीक है। उस प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कोई भी अगर नंबर होगा कंपोजिट तो हम उसे प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही लिखते हैं, राइट। तो एचसीएफ कैसे आता है, एचसीएफ होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर, ठीक है बेटा जी। एचसीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। तो कॉमन क्या है, ए और बी दोनों ही है, हाँ जी, और उनकी लोएस्ट पावर हमें लेनी है, तो इसमें ए की पावर 1 है, उधर ए की पावर 3 है, तो लोएस्ट पावर ए हो गई, इधर बी 3 है और बी 1 है, तो ये क्या हो गया, हमारा लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट हो गया। एचसीएफ कितना मिलेगा आपको, ए बी मिलेगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स, राइट बेटा जी। तो इसमें दो ही प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है, ए और बी, तो उनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट हमें लेना होगा, राइट। जो मैं बोल रहा हूं आप उसको लिख लीजिएगा, राइट, अगर आपको नहीं पता है तो, राइट। HCF is what, product of lowest power of common prime numbers, and LCM is what, product of highest power of involved prime number ठीक है, राइट। तो इसमें ए क्यूब और बी क्यूब, एलसीएम क्या आ जाएगा, ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक है बेटा। अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए बी माइनस
ए क्यूब बी क्यूब होना चाहिए, राइट। नाउ यू कैन सी योर ऑप्शंस। फर्स्ट वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ए बी आना चाहिए था, राइट। सेकंड वाले में क्या है, ए बी, अगर आप यहाँ से ए बी कॉमन लेते हो तो यू विल हैव 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट बेटा जी। ए बी कॉमन लेने पर आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, राइट। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा, राइट। अब ऑप्शन सी देखें तो ये ए बी माइनस ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 है, तो ऑप्शन सी भी नहीं है हमारा, ठीक है बेटा जी। तो हमारा ए बी माइनस ए क्यूब बी क्यूब है, तो क्या रह गया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। वो इसके से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो वो वही बन जाएगा। ये तो ए बी है ही, इसको हम 1 प्लस ए बी और 1 माइनस ए बी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मेन था कि हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, मैंने बता दिया है। एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ हमारा लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स एंड एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ इनवॉल्व प्राइम नंबर, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैंने भी क्वेश्चन नंबर 4 में मार्किंग गलत कर दी थी, वो क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 था, ठीक है बेटा जी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो बेटा, एक ही कॉन्सेप्ट पे कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है सीबीएसई, तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, वापस सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ है जैसे हमारा क्या था लास्ट क्वेश्चन में था, राइट। एक्स दिया हुआ है ए स्क्वायर बी क्यूब सी रेज टू द पावर एन, और वाई दिया हुआ है ए क्यूब बी रेज टू द पावर एम सी स्क्वायर, राइट। और एबीसी प्राइम नंबर हो गए, और हमें एलसीएम गिवन है। एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम इज A3 B4 C3, ठीक है बेटा जी, राइट। आप कॉन्सेप्ट से, मैंने जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग इन दोनों का एलसीएम लिखेंगे कैसे, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ इन्वॉल्व प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो एबीसी दोनों में सेम नंबर्स, दोनों में सेम प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है, राइट। अब उनकी हमें हाईएस्ट पावर लिखनी है, तो इधर A2 है A3 है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा A3 हो गया, ठीक है बेटा जी, राइट। अब इधर B3 है और B रेज टू द पावर M है, राइट। समझ आया बेटा, तो हम B रेज टू द पावर M को ले लेते हैं, हाँ जी, राइट। इधर C टू द पावर N है और C स्क्वायर है, तो इधर हम ले लेते हैं C टू द पावर N, बिकॉज हमें वो नहीं पता है, राइट। तो यू कैन सी कि यहाँ से M और N की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। तो M की वैल्यू इज 4 और N की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है बेटा जी, क्लियर। आप देख भी सकते हो अगर यहाँ B3 है और B M है और एलसीएम B4 है, तो M की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। इधर C2 है, इधर C टू द पावर N है और इधर C3 दिया हुआ है एलसीएम में, तो N 3 होगा। आप क्वेश्चन में पूछा गया है M प्लस N की, ये भी ध्यान रखना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, राइट। तो दोनों को ऐड करोगे तो 4 प्लस 3 7, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगेन इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, राइट, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का डाउट मैं आप पर कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा जी। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं, अब हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। मैंने चैप्टर वाइज किया हुआ है, राइट। अगर आपको मिक्स में चाहिए नेक्स्ट पार्ट में, तो आप मुझे बता देना कि आपको शफल्ड चाहिए, कहीं से भी कोई सा भी चैप्टर का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है बेटा जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, सेकंड चैप्टर में मेनली 2 ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे। एक होता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है बेटा जी। और ये एबीसी कहां से आते हैं, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका स्ट्रक्चर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अल्फा बीटा को हम क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं, राइट। और ये हमारे कोफिशिएंट्स हो गए एबीसी, ठीक है बेटा जी। तो सम ऑफ जीरोस हम ऐसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऐसे फाइंड करते हैं। मेनली एमसीक्यूज इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है बेटा जी। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वो क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है, राइट, आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इंपॉर्टेंट वर्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है बेटा। तो उसका मतलब क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, और आप ऐसे लिख सकते हो बीटा इज इक्वल टू 1 बाय अल्फा, हाँ जी, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, तो यही हुआ ना हमारा अल्फा इक्वल्स टू 1 बाय बीटा, ठीक है बेटा, राइट। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको अगर इधर शिफ्ट कर लो तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है बेटा जी। अल्फा बीटा होता क्या है, मैंने भी ऊपर लिखा हुआ है सी बाय ए इक्वल्स टू 1, तो हमारा सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, राइट। अब इक्वेट कर दो, सी क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ में एक्स वगैरह नहीं लिखा है, तो फॉर दिस पॉलिनोमियल कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है 2a बाय बी हो गई, राइट बेटा जी, क्या हो गई 2a बाय बी हो गई। नेक्स्ट हमारा इसमें ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और वो यहाँ भी ए ही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ए विच इज ऑलरेडी ए, तो ये हमारा ए हो गया, ठीक है बेटा। आप बी को इधर शिफ्ट कर लो, तो ये 2 इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू बी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 2 आ गई, राइट। अभी तो मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ ये, राइट, बाकी ये सब चीजें आपको क्विकली करनी होती है। अगर सम ऑफ ध्यान रखना, अगर वो रेसिप्रोकल होंगी तो हमारा क्या होगा, सी इक्वल्स टू ए होगा, ठीक है बेटा जी, इतना आपको ध्यान रखना है, आप सीधे कर सकते हो। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बेटा, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको इससे लास्ट क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा बोला हुआ है, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई ए हो जाएगा। ए से कैंसिल हो गया, कॉमन डिनोमिनेटर से सेम डिनोमिनेटर से दोनों तरफ, राइट। बस नेगेटिव ऑफ बी आपको सी के इक्वल डालना है, राइट। नेगेटिव ऑफ बी का मतलब क्या है, माइनस बी होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, तो वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म जिसके साथ में एक्स नहीं है, और वो यहाँ उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 45 के। ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, 30/45 इक्वल्स टू के। तो ये 15 2 इज 30, 15 3 इज 45, तो 2/3 इज द वैल्यू फॉर के। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। देखो कितना इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो इजीली हो जाते हैं, ठीक है बेटा जी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछता ही है। आपको एक जीरो दे देगा और पॉलिनोमियल बताया होगा, उसके अंदर कांस्टेंट डाल देगा, ठीक है बेटा जी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ -4 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ के, राइट। अगर वो जीरो होता है तो हम x की जगह पर उसको रिप्लेस करेंगे और उस पूरे की वैल्यू इक्वल्स में जीरो आ जाएगी। जीरो का मतलब ये होता है x की वो वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ठीक है जी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप x को -4 से रिप्लेस कर देना है। तो ये -4 के स्क्वायर होगा, माइनस एक्स के ऊपर -4 डालेंगे, ये हमारा -2 + 2k हो गया। एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा जी। जीरो का मतलब यही होता है, बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये -16, 4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16 ही होगा, ये माइनस माइनस +4 हो गया, ये -2 2k हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा जी। अब तो कैलकुलेशन है, तो 16 + 4 20, ये पूरा 20 -2 18 हो जाएगा। इक्वल्स में इसको लेके जाओगे तो पॉजिटिव 2k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। देखो कितने इजी क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, राइट। एमसीक्यूज कॉन्सेप्चुअल प्लस इजी होते हैं, तो यू शुड बी लाइक कॉन्सेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, तभी आप अपने एमसीक्यूज कर पाओगे, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछता है, एक्सप्रेशंस की वैल्यू जिसमें भी बतानी होती है। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अब तो आपको अगर पहले नहीं भी आता था, अब तो आप इसका आंसर वैसे भी कर पाओगे क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है आपको, राइट। तो देखते हैं, 3 अल्फा प्लस बीटा क्या होता है अपना, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो a से a कैंसिल हो गया, तो बेसिकली 3 - b/c विल बी द आंसर फॉर दिस, राइट। अब वैल्यूज डाल दीजिए। 3 नेगेटिव ऑफ b क्या होगा, b की वैल्यू पॉजिटिव 14 है, x का कोएफिशिएंट b होता है ना, राइट। उसकी वैल्यू पॉजिटिव 14 है, लेकिन उसका नेगेटिव लेना है तो -14 आ जाएगा, ठीक है बेटा, राइट। और c की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, कांस्टेंट टर्म इज -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 14 कितना हो गया, 42 हो गया, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है बेटा। देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को वो एक अलग तरीके से भी पूछता है, मींस एट प्लेस ऑफ दिस वो आपको ऐसे भी दे सकता था, 1/α + 1/β, राइट। तभी भी आंसर सेम ही होता, राइट। कोएफिशिएंट नहीं भी देगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, राइट। अगर आपका ये वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो सीधे आप इसको लिख सकते हो -b/c, ठीक है बेटा। तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इफ यू हैव 1/α + 1/β, अभी 3 हटा देते हैं, राइट। तो यू है, अगर आपको ये है तो आपको सीधे -b/c से आंसर अपना ढूंढ लेना होता है, राइट। तो ये सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर होने वाला क्वेश्चन था। होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी ऐसा सीबीएसई नॉर्मली पूछ ही लेता है जिसमें आपको पॉलिनोमियल बताना होता है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट भी होता है, ट्रिक भी होती है, राइट। तो आपको क्या बताना है, एक पॉलिनोमियल बताना है क्वाड्रेटिक, जिसकी जीरोस -8 और 3 होंगे। तो अगर जीरोस -8 और 3 है तो वो पुट करने पर वो 0 बनना चाहिए, ठीक है बेटा जी। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, मैं इधर -8 डालता हूँ तो -8 0 इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैं +3 डालता हूँ तो ये 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होने वाला है, ठीक है बेटा जी, क्लियर। अगर आप इसमें -8 डालोगे तो ये 0 नहीं बनेगा, -8 -16 हो जाएगा, तो वो 0 बनना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे ऑप्शन से भी जा सकते हो। इसके बाद में कॉन्सेप्ट भी बताने वाला हूँ। अब अगर हम इसमें वो डालते हैं, अगर मैं इसमें सपोज 3 डालता हूँ, +3, राइट, तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, राइट। सारी टर्म्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू डालने पर वो कभी भी 0 नहीं बनेगा, राइट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो आप ऑप्शन से ऐसे जाके चेक कर सकते हो। बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वो होता है k x² - sum of 0 × x + प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दिस इज व्हाट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर इज। अगर आप इस तरीके से जाओगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा आपका, राइट। तो हमारा क्या होगा, जीरोस हमें पता है, माइनस सम ऑफ जीरोस इज व्हाट, -8 + 3, तो ये -5 हो जाएगा हमारा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज व्हाट, -8 × 3, ठीक है बेटा जी। तो आप यू कैन सी आपका सेम ही आंसर मिल रहा है, माइनस माइनस इज +5x और ये -24, राइट। और हमें हमेशा इसको चेक करते हैं,
ठीक है। अगर इसमें कुछ एलसीएम वगैरह में होता है तो हम उसको सिंप्लीफाई करके बाहर डाल देते हैं। मेन थिंग इज दिस कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर मिल रहा है, राइट। तो आपको ट्रिक भी समझ में आ गई है और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है, ठीक है बेटा जी। दिस वाज द 11th क्वेश्चन। अब हम 12th करने वाले हैं। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर आप फाइनली जब टोटल 50 हो जाएंगे तभी भी बता सकते हो कि आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट थे, ठीक है बेटा। होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, राइट। देखो बेटा, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ ही लेता है और ये काफी इजी होता है। आपको ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसके कितने जीरोस होंगे, राइट। तो इसका बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर वो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है तो आप वो एक्स एक्सिस को देखोगे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या उसको टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स का ही है वो, तो इस पॉइंट पे इसको कट कर रहा है और इस पॉइंट पे ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उसके कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा जी। इसी तरीके से अगर वो पी वाई का होगा ग्राफ तो हमको वाई एक्सिस को चेक करना होगा कि वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे चेक कट कर रहा है, ठीक है बेटा जी। तो दिस इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, राइट। सिर्फ आपको ये देखना है कितने पॉइंट पे कट या फिर टच भी कर सकता है, राइट। तो उतने ही उसके जीरोस हो जाएंगे। सपोज मैं इसको इस तरफ ऐसे ले जाऊं तो अब इसके 3 जीरोस हो जाएंगे, एक इधर भी वो कट करने लगा है, ठीक है बेटा जी। बट फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो बेटा, अब हमारा 3rd चैप्टर स्टार्ट हो गया। आपको 2 इक्वेशन दी गई है और उनका क्या बताया गया है, यूनिक सोल्यूशन बताया है और आपको बताना है कि की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है बेटा जी। तो हमारा 3rd चैप्टर में 3 कंडीशंस होती है। फर्स्ट होती है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, राइट बेटा जी। दूसरी होती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, होप आपको पता होगा, नॉट इक्वल्स टू c1/c2, और ये तीनों रेशियोज इक्वल हो जाती है, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। अपकमिंग जो 6 क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे होंगे, ठीक है बेटा, राइट। अब ये वाली कंडीशन किसको सेटिस्फाई करती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। किसको करती है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती है उनका क्या होता है, हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है। कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक, एक ही सोल्यूशन होगा। मींस एक्स और वाई की एक एक वैल्यू ही ऐसी होंगी जो उन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, राइट बेटा जी। दिस कंडीशन इज फॉर पैरेलल लाइंस। हाँ जी बेटा, सोल्यूशन का पैरेलल लाइंस, तो इसके क्या होंगे, नो सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन का मतलब होता है कि वो 2 लाइंस कितने पॉइंट्स पे कट करेंगी, ठीक है बेटा जी, राइट। तो पैरेलल लाइंस कभी कट करती नहीं है तो उनका कोई भी क्या होगा, सोल्यूशन नहीं होगा, राइट बेटा जी। देन दिस इज द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस 2 अलग अलग लाइंस नहीं होती है, या होंगी भी तो एक के ऊपर दूसरी लाइन होती है, ठीक है। मींस एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन बनाई हुई है हमने, राइट। तो इनके कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट उनको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एक के ऊपर दूसरी लाइन बनी हुई है, ठीक है बेटा जी, क्लियर। और ये साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। अगर सोल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होंगी और अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है बेटा। ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट। एंड देन दिस इज द फॉर कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट, क्योंकि सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट और साथ में वो एक दूसरे पे डिपेंड भी कर रही है तो इसलिए डिपेंडेंट भी होगा, राइट। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बेसिकली जिससे सारे एमसीक्यूज मेनली आते हैं, ठीक है बेटा जी। थोड़ा बहुत एक दो अलग भी जाते हैं, वो मैंने लिया हुआ है, अभी अपकमिंग क्वेश्चंस में हम देख लेंगे, राइट। अब हमें इसमें क्या दिया हुआ है, यूनिक सोल्यूशन दिया है, तो विल चेक फॉर द फर्स्ट कंडीशन। हमें पता है कि हमारा क्या यूनिक सोल्यूशन है, राइट। अब a1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट विच इज व्हाट, k डिवाइडेड बाय a2 क्या होता है, सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। अब नॉट इक्वल्स टू b1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और हमारा जो b2 है कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड विच इज व्हाट 1 ओवर हियर, राइट। अब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो आपको कितना मिल जाएगा, k नॉट इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो सकती है, ठीक है बेटा जी। तो उसने क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक। तो k क्या होना चाहिए, k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अपकमिंग क्वेश्चन में जब ये यूज होगा तब मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको यहीं से देख लीजिएगा, या आपको हो सकता है पहले से पता भी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, आपको 2 इक्वेशंस दी गई है और बताया गया है कि वो कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। मैंने भी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया इनकंसिस्टेंट कौन सी लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस, ठीक है। और उनके लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन हमने अभी पढ़ी है। ये आपको लिखना नहीं होता है, जब आप एमसीक्यू कर रहे हो तो कंडीशन नहीं लिखनी होती है, डायरेक्टली आपके दिमाग में होना चाहिए और आप सीधे वैल्यूज डालो क्योंकि जितना कम से कम टाइम दोगे एमसीक्यूज को उतना आपके लिए बढ़िया है, राइट। अब a1 क्या है हमारा, 3 हो गया, a2 कितना है हमारा, k हो गया, b1 कितना है -7, b2 कितना है हमारा +14, ठीक है बेटा जी, क्लियर। अब आप इसको देख लो, अब आप इसको शिफ्ट कर लो, ये 1 ये 2 हो गया हमारा, ठीक है बेटा। तो नाउ यू हैव 3/k इक्वल्स टू -1/2।
आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 इक्वल टू नेगेटिव के और नेगेटिव 6 इक्वल टू के आ गया। ठीक है बेटा जी, इजी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी, यहाँ तो हमें सीधे मिल गया, लेकिन आपको ना ये वाली कंडीशन भी चेक कर लेनी चाहिए, कभी कभी वो नॉट इक्वल्स वाली वैल्यू भी डाल देता है, राइट। तो आप इस कंडीशन को भी चेक कर लोगे। ठीक है बेटा, वैसे तो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, अगर के दिया होता है तो हम वो वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। ठीक है जी, होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का। इसको वो पूछता है और बच्चे इसको नॉर्मली गलत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो एक्स की वैल्यूज दी हुई है, ये तो लाइन ही नहीं होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इफ यू हैव एक्स की वैल्यूज तो वो प्रॉपर लाइन होती है पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है बेटा जी, सपोज यहाँ पे x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी है, दोनों अगर x की वैल्यूज है या दोनों y की वैल्यूज है तो दोनों लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे से पैरेलल होंगी। मैं समझा देता हूँ आपको। ये हमारा x एक्सिस हो गया, हाँ जी बेटा, और ये हमारा क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ये y डैश। ठीक है, अब सपोज मैं यहाँ पे a बोल देता हूँ, यहाँ पर b बोल देता हूँ। ठीक है बेटा जी, राइट। ए भी तो कोई भी नंबर हो सकता है ना, वो यहाँ पे नंबर्स भी दे सकता है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो आप इसको अगर बनाओगे तो x इक्वल टू a वाली लाइन ये होगी और x इक्वल टू b वाली लाइन हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो यू कैन सी दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। वो पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। इस क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है ना, तो पैरेलल लाइंस के क्या होंगे, सोल्यूशन नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, राइट। अगर यहाँ पे y की वैल्यूज भी दी होती है आपको, सपोज ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये दोनों लाइंस भी क्या होती, पैरेलल होती। क्या होती है, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होती। ठीक है बेटा जी, तो अगर दोनों वैल्यूज ही एक सेम वेरिएबल की है, वेदर x और वेदर y, तो वो पैरेलल लाइंस होंगी। अगर आपको एक x की दी हुई है और एक y की दी हुई है, ठीक है, तो यू कैन सी यहाँ पर अगर वो क्या, फिर वो क्या हो जाती है, इंटरसेक्टिंग हो जाती है। अगर एक किसकी है, x की वैल्यू है और अगर एक y की वैल्यू है, सपोज आपको x इक्वल टू a दे देता और y इक्वल टू a दे देता। ठीक है बेटा जी, तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करती, a कोमा a पर। अगर ये b होता तो ये b हो जाता। क्लियर हो गया आपको ये कॉन्सेप्ट? होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बेस्ड है, तो उसका आंसर आप खुद से ही अपना खुद से ही देंगे उसका आंसर। ठीक है बेटा, देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है। अब आपको इजीली समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको एक y की वैल्यू दी हुई है, y प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप इसको तो शिफ्ट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, -a आ गई। ठीक है बेटा जी, और दूसरी इक्वेशन हमें x की दी हुई है 2x इक्वल टू b, तो x की वैल्यू क्या आ गई, b/2 आ गई। अभी मैंने बताया कि अगर x और y की वैल्यू होती है तो इंटरसेक्ट करती है और x कोमा y इसका सोल्यूशन हो जाता है। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, b/2, और एक y की वैल्यू क्या है, -a, तो b/2 कोमा -a विल बी द सोल्यूशन फॉर दीज टू लाइंस, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है बेटा, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, इस चैप्टर से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछा था सीबीएसई ने, राइट। तो आप मतलब ये 9th बेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द 10th बेस, ठीक है जी, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि 9th बेस भी चीजें आती है, राइट। तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 आर द सोल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। तो अगर x और y की वैल्यूज दी होती है और बोला गया वो सोल्यूशन है, तो हम इक्वेशन में इसको रिप्लेस कर देते हैं, मींस उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, 2x - 3y प्लस a इक्वल्स टू 0, राइट। तो हम इसमें x की वैल्यू 1 डाल देते हैं और -3, y की वैल्यू हमने 2 डाली, प्लस a इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू तो ये 2 - 6 प्लस a इक्वल्स टू 0 हो गया, तो -4 प्लस a इक्वल्स टू 0। तो हमारा a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है बेटा जी, ऐसे आप इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरी इक्वेशन में, तो वो क्या होगा हमारा 2 × 1 प्लस 3 × 2 माइनस b इक्वल्स टू 0 हो गया। तो दिस इज 2 प्लस 3 × 2 6, और b को तो शिफ्ट कर देते हैं, तो 8 आ गई b की वैल्यू, राइट। तो यू कैन सी जो b है, b इज द डबल ऑफ a, राइट। हम इसको 2 × 4 लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू b, और 4 की जगह पर क्या डाल सकते हैं, 2 डाल सकते, a डाल सकते हैं, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2a आ गई। b इज द डबल ऑफ a। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन b इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी, तो ऐसा थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा था 9th बेस, तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको अपनी 9th को भी अच्छे से ही करना होता है, तभी आप 10th को अच्छे से कर पाते हो, राइट। होप ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछता है, आपको एक लाइन दे देगा और बता देगा कि वो पैरेलल है, यूनिक है या कोइंसिडेंट है, और दूसरी इक्वेशन आपसे पूछ लेगा, राइट। तो इसको करने का बहुत इजी वे होता है, आप इसकी किससे जाओ, आप उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करा के देखोगे। तो इसको हम ऑप्शन से जाएंगे, तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो 5 हो गई, इक्वल्स टू -3 हो गई। हमारा कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। पैरेलल लाइंस के लिए यही कंडीशन है ना, हाँ जी।
तो हम इसमें पहले मैंने सारे A1, B1, C1 की वैल्यूज डाल दिए, ठीक है बेटा जी, क्लियर। और डिवाइड फिर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ से यूज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो सेटिस्फाई कराएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे सपोज आप -15 डालते हो, फर्स्ट ऑप्शन से मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है बेटा जी, तो यहाँ पर क्या आएगा, -9 आएगा, राइट। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये हमारा पॉजिटिव 1/3 सॉरी नेगेटिव 1/3 है, ये पॉजिटिव 1/3 हो गया, ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो ऑप्शन ए तो नहीं होने वाला है। अब हम किसमें जाएंगे, ऑप्शन बी के लिए चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ऑप्शन बी में हमारा क्या है, 15 और 9। ये क्या हो गया, 15 हो गया, ये क्या हो गया, 9 हो गया, और वो हमारा क्या होगा, -5 होगा, राइट। तो अगेन ये पॉजिटिव 1/3 आ रहा है, ये नेगेटिव 1/3 आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे हमारे, मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है जी। अब आप क्या चेक कर लो, अब आप चेक कर लीजिए, वही नेक्स्ट ऑप्शन यूज कर लेते हैं। ये हमारा क्या होगा, 9 हो गया, और ये क्या होगा हमारा, -15 होगा, और ये क्या हो गया हमारा, 6 हो गया, ठीक है बेटा जी, क्लियर। सॉरी -6 होगा, माय बैड। हाँ जी, इसको इधर शिफ्ट करके लिखेंगे ना, क्योंकि अच्छा वो उस तरफ ही रखना है बेटा, ये +6 होगा इस तरफ, ठीक है जी, क्लियर। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, 5/9 इक्वल टू -1/5, तो ये दोनों तो इक्वल ही नहीं हो रहे हैं ना, तो ऑप्शन सी भी हमारा नहीं हुआ, तो रह क्या गया हमारा, ऑप्शन डी रह गया, तो वही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। बस अब आप चेक करके भी देख सकते हो, तो -15 आपने यूज किया, यहाँ पर आप 9 डालोगे तो यहाँ पर आपका 5 आ गया है, तो यू कैन सी ये क्या है हमारा 1/3 है, और ये भी क्या है हमारा, ये भी -1/3 है, और वो नॉट इक्वल है, ठीक है बेटा जी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन से जाओगे तो आपको आपका आंसर इजीली मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट में सीबीएसई थोड़ा इधर उधर कर देता है, राइट बेटा जी, तो आपको ऑप्शन से जाने में इसका आंसर इजीली मिल जाएगा, ठीक है जी। होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, हमारे 3 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट हो गया है। होप अभी तक फर्स्ट 3 चैप्टर्स के आपको सारे एमसीक्यूज क्लियर है, राइट। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इक्वल्स टू 0 डाल लीजिए इसको। हाँ जी, इसके क्या है हमारे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो इसके लिए हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है दैट इज व्हाट ग्रेटर देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा जी। तभी क्या होंगे हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो जाएंगे। अगर ये इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारे क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर वो लेस देन 0 होता है तो हमारे क्या होते हैं, नो रियल रूट्स। इफ डी इज लेस देन 0 तो हमारे नो रियल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है बेटा जी। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो जाता है, ठीक है बेटा। फिर अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, राइट। b क्या होता है, x का कोफिशिएंट विच इज व्हाट b ओवर हियर, तो ये b² हो गया। हाँ जी बेटा, -4a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², उसकी वैल्यू यहाँ पर 1 दी हुई है, और c b दिया हुआ है, इज ग्रेटर देन 0। तो हमारा क्या हो गया, b² - 4b इज ग्रेटर देन 0। अब आप इसमें ना सारे ऑप्शन से फटाफट वैल्यूज अपनी डाल के देखो, जो सेटिस्फाई कराएगा उसकी वही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगर आप इसमें ऑप्शन ए 0 डालते हो तो 0 - 0 विच विल बी 0, तो वो ग्रेटर देन 0 तो नहीं होगा, वो इक्वल्स टू 0 हुआ ना, राइट। तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर। हाँ जी, अब ऑप्शन बी अगर आप डालते हो तो ये क्या हो जाएगा, 4² - 4 × 4 होगा। हाँ जी, तो ये क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 16 - 16, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, वो हमारा क्या इक्वल हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है। अब इसमें आप 3 डालो तो ये क्या हो जाएगा, 3² - 4 × 3 ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है 9 - 12, तो ये -3 हो गया, तो ये भी नहीं होगा, -3 बड़ा थोड़ी ना होता है 0 से, राइट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी। आपने कंडीशन बना ली और वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, आपको आंसर मिल गया। आप देख सकते हो -3 का स्क्वायर हुआ, -4 × -3, तो आपको कितना मिलेगा, 9 + 12 मिल जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 0, राइट। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बेटा, आपको 4 इक्वेशंस दी गई हैं और आपको बताना है किसके रियल रूट्स नहीं होंगे, राइट। अगर यहाँ पर जितने भी 4 के 4 ऑप्शंस में सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती तो हम उसमें क्या फाइंड करते, हम अपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते। अगर वो लेस देन 0 आता है तो हमारा क्या हो जाता, आंसर वही हो जाता जिसमें लेस देन 0 आता है, राइट। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्यूबिक है, ये लीनियर है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, 2 क्वाड्रेटिक दी हुई है, ठीक है बेटा जी। तो ऑप्शन ए हमारा x² = 0 है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसके तो रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स का मतलब है हमारे रियल नंबर्स या x की वो पॉसिबल वैल्यूज जो हमें मिल सकती है। रियल नंबर्स हमारे या रियल मतलब रेशनल इरेशनल हमारा कोई भी नंबर, ठीक है, जो रियल होता है वो हमारी क्या हो जाती है, रियल रूट्स बोलते हैं उनको, ठीक है बेटा जी। अब अगर आप ऑप्शन बी देखो तो यहाँ से जो x की वैल्यू मिल ही जाएगी हमें, आप -1 को तो शिफ्ट करोगे, 4 / 2 हो गया, राइट।
तो अगर आप यहाँ पर ऑप्शन सी देखते हो विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, तो आपका क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, राइट बेटा जी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव वन आ जाएगा और एक्स के अंदर हमारा नेगेटिव वन आ जाएगा ठीक है बेटा। और एक्स के अंदर कभी भी हमारा क्या होना चाहिए, रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, तो इट मींस इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। बाकी अगर आपको चारों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती तो आप सिर्फ क्या फाइंड करते, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, और जो हमारी लेस देन जीरो आती, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बेटा जी, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछता ही है जिसमें वो आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या ये भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो ऐसा क्वेश्चन भी सीबीएसई पूछ लेता है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आपको हर एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखना होगा। अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, द डिग्री ऑफ दैट शुड बी 2, हाँ जी, तभी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 2 ओवर दैट। ठीक है बेटा जी, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, राइट। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को ऑप्शन ए के लिए चेक करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है, राइट बेटा। इसको आप ओपन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x, आइडेंटिटी से आ गया, हाँ जी बेटा जी, क्लियर। अब ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, तो इट जस्ट एक्स नेगेटिव 2x इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये क्वाड्रेटिक है नहीं है ना, इसमें इसकी हाईएस्ट पावर वेरिएबल इज 1, तो हमारी क्या हुई, क्वाड्रेटिक नहीं हुई, ये लीनियर हो गई। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए। ऑप्शन बी के लिए आपको क्या करना है, x प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर ओपन करना है और इक्वल में आपको 2x रूट एक्स लिखा हुआ है। यू विल बी ओपनिंग दिस यूजिंग दी आइडेंटिटी। ठीक है बेटा जी, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू रूट एक्स होगा, और इक्वल्स में क्या लिखा हुआ है, 2x रूट एक्स लिखा हुआ है, राइट बेटा। इसको आइडेंटिटी से ओपन करना है, डायरेक्टली ओपन नहीं करना, आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया और ये प्लस 2x रूट एक्स हो गया, इक्वल्स में 2x रूट एक्स लिखा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल। तो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई करके देखते हो, राइट। बहुत से बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, वो लोग ये करते हैं, एक्स प्लस रूट एक्स का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख देंगे। ठीक है बेटा जी, विच इज अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग दिस। आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से ओपन करोगे। ठीक है बेटा, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप ऑप्शंस को पहले सिंप्लीफाई करोगे, फिर देन यू विल बी चेकिंग कि उसकी हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है, राइट। तो अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो ही वो क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये तो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, इस पर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट। आपको दिया गया है कि एक इक्वेशन दी गई है और उसके रियल एंड इक्वल रूट्स बोले गए हैं, राइट। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी बन सकता है, मींस इस कॉन्सेप्ट पर, राइट, जब आपको रियल एंड इक्वल रूट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी नो कि रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। दिस इज व्हाट डिस्क्रिमिनेंट, राइट। अब वैल्यूज डाल दो आप सीधे, राइट। बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर नेगेटिव के है, तो नेगेटिव के का स्क्वायर आ जाएगा, -4, ए की वैल्यू इज 5 एंड सी वैल्यू ऑफ सी इज 5 ऑल्सो। ठीक है बेटा जी, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, राइट। तो नेगेटिव 9k का स्क्वायर कितना होगा, ये 81k स्क्वायर हो जाएगा। 9k का स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो ये कितना होगा हमारा 81k स्क्वायर, और ये माइनस 24 इंटू 5 20 इंटू 5 100 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो k स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 100/9 81 आ गया, राइट। अब इसको इधर शिफ्ट करोगे, ध्यान रखना जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो रूट में कन्वर्ट होता है और प्लस माइनस में 2 वैल्यूज आती है हमारी। ठीक है बेटा जी, तो प्लस माइनस ये 10/9 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 10/9 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 100/81 होगा, माइनस 10/9 का होल स्क्वायर करोगे तो वो भी 100/81 होगा। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी इसके लिए, प्लस माइनस 10/9। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। इस पे कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स तो केस स्टडी होती है, लेकिन 5 मार्क्स, राइट, कोई भी इस कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा। बस उनकी जो वो होगा लाइक लेवल वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। ये एमसीक्यू था तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है बेटा जी, होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन भी सीबीएसई में आया हुआ है और इससे भी ज्यादा क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा जी, आपको पॉलिनोमियल देगा, क्वाड्रेटिक देगा, उसके जीरोस पूछ लेगा, राइट। तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन काफी पूछते हैं सीबीएसई, या सीधे सीधे ऐसे रूट्स भी पूछ सकते हैं इक्वेशन के, राइट। कुछ नहीं करना है, या तो आप ऑप्शन से चले जाओ, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो, जो सेटिस्फाई करेगा इसमें पुट करके देखो, 5 पुट करके ऑप्शन से जाओ, राइट। या फिर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म लगा दो, इसमें आपको इजीली आंसर मिल जाएगा आपका, तो इसमें मिडिल टर्म लगा देते हैं,
प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया हुआ है हमें। हाँ जी बेटा, तो मिडिल टर्म लगाओगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x आ जाएगा हमारा, नेगेटिव 10 इक्वल टू 0, राइट। अब फर्स्ट टू से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 5, नेक्स्ट टू से नेगेटिव कॉमन आ रहा है तो x प्लस 5 हो गया। तो यू हैव टू फैक्टर्स x माइनस 2 एंड x प्लस 5, राइट बेटा जी। फिर इसको 0 के इक्वल डालना होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी और यहाँ से x की वैल्यू नेगेटिव 5 मिलेगी। ठीक है बेटा, x इक्वल्स टू 2 एंड नेगेटिव 5, x इक्वल्स टू नेगेटिव 5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट। जैसे मैंने बताया कि पॉलिनोमियल्स के जीरोस भी पूछ सकता है, तो वो भी वहां भी ऐसे ही करना है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट बेटा जी। होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, ये क्वेश्चन 26 के पेपर में ही आया है, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत इजी है, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा इसका। आपको बोला गया है कि ये हमें इसको डायरेक्ट स्ट्रक्चर में नहीं दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, राइट, लेकिन हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, राइट। वो कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से एबीसी की वैल्यू मिल जाएंगी और फिर हमें ए माइनस बी प्लस सी की वैल्यू बता देंगे। ठीक है बेटा जी, तो इजी। अब आप इसके अपॉन में 1 डालो, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 इंटू एक्स हो गया। ठीक है बेटा जी, इक्वल्स में 3 आ गया। ये कॉन्सेप्ट मैं काफी बार बता चुका हूँ, ए बाय बी प्लस सी बाय डी हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी अपॉन बी इंटू डी, ये हो जाता है। ठीक है बेटा जी, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 1 इंटू 1 1 अपॉन 1 इंटू एक्स एक्स। अब एक्स को आप उधर शिफ्ट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x हो जाएगा। अब 3x को इस तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ गया इक्वल टू 0, राइट बेटा जी। तो ये वाला स्ट्रक्चर आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये ए की वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 1 लिखा होगा, तो वैल्यू ऑफ ए इज 1, बी की वैल्यू नेगेटिव 3 है और सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, ए माइनस बी प्लस सी, तो ये 1 माइनस माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 प्लस 1, तो हमारा 5 आ गया। ठीक है बेटा जी, क्लियर। यहाँ पर वो कुछ भी दे सकता है आपको, राइट, लेकिन क्वेश्चन का स्ट्रक्चर यही होगा, राइट, तो आपको अकॉर्डिंगली इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा जी, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखो बेटा, हमारे फर्स्ट 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर एपी स्टार्ट हो गया। क्या क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, सीबीएसई कभी भी पूछ ही लेता है, तो आपको आपके एग्जाम्स में भी देखने के लिए मिलेगा ही ये, राइट। आपको 3 टर्म्स दी जाएंगी, यहाँ पर क्या दी गई है, 2x, x प्लस 10 एंड 2x 3x प्लस 2, और बोला जाएगा दीज टर्म्स आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी, या वो ऐसे भी दे सकता है इफ एबीसी आर इन एपी। ठीक है, अगर 3 टर्म्स एपी में होती है तो सेकंड का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होता है। ठीक है बेटा जी, तो मैं यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो सेकंड का डबल, तो x प्लस 10 इज द सेकंड टर्म, उसका हम डबल ले लेंगे, मतलब ट्वाइस ले लेंगे। ठीक है, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा, तो ये 2x प्लस 3x प्लस 2 हो गया। ठीक है बेटा जी, यही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे इसमें। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 2x प्लस 20 हो गया इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 2 हो गया, राइट बेटा जी। तो 2x से 2x कैंसिल, इस 2 को इधर शिफ्ट कर लो, 20 माइनस 2 इक्वल्स टू 3x, तो 18 इक्वल्स टू 3x हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है बेटा जी, so ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, राइट। अभी मैंने सोचा था मैं 50 क्वेश्चन एक साथ में रिकॉर्ड करूंगा और आपको एक पार्ट 1 मिलेगा टॉप 100 क्वेश्चंस का, लेकिन अभी काफी टाइम हो चुका है मुझे रिकॉर्ड करते हुए, तो अगर मैं फर्दर 25 क्वेश्चंस रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे ऑलमोस्ट 4-5 आवर्स लग जाने हैं। ठीक है बेटा जी, क्योंकि लिखना होता है, इरेज करना होता है। अभी स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है कि फटाफट पीडीएफ से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, राइट। तो वी आर एंडिंग दिस वीडियो ओवर हेयर, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आपका जो टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे वो आपको 4 पार्ट्स में मिलेंगे, राइट बेटा जी। फर्स्ट 2 पार्ट्स आपको हाफ ईयरली से पहले मिल जाएंगे, एक तो कल ही अपलोड हो जाएगा, एक अपकमिंग सैटरडे संडे में हो जाएगा आफ्टर रक्षाबंधन। ठीक है बेटा जी, तो इतना आपको मिल जाएगा, बाकी वो आपको हाफ ईयरली के बाद मिलेंगे दोनों पार्ट्स। ठीक है, नाउ यू हैव टू कमेंट कि कितने क्वेश्चंस आपको इन 25 क्वेश्चंस में खुद से आते थे, कितने आप खुद से कर पाए हो, और कितना आपको हेल्प लगी है, कैसा आपके ये इन्फॉर्मेटिव लगा कि नहीं लगा, कितनी आपको हेल्प हुई है इस वीडियो से। ठीक है बेटा जी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है तो चलिए मिलते हैं फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट में। अभी अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, सो दैट आई हैव लाइक एनकरेजमेंट, या मेरे पास भी थोड़ा सा रहेगा कि हाँ बच्चों को इन्फॉर्मेटिव लग रही है वीडियो, उनको वो पसंद आ रही है। जितना आपका इनपुट रहेगा उतना मेरा आउटपुट आपके लिए बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।